हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग सपने देख रहे हैं कि हमको भी भाई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो ठहर जाओ। उससे पहले समझ लो कि क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या कंप्लाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लो, फिर आराम से सोचो इसके बारे में आपको बनना है या नहीं बनना है। क्योंकि एटलीस्ट मैं तो इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि बनने के बाद जो है आप बाद में रिग्रेट करोगे, राइट। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सेबी ने जो है क्या क्या गाइडलाइंस आपको कहा है इसको फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है नंबर 1 में रीड करते हैं। देखिए, ये जो है सेबी वगैरह जो है कंसिडरिंग करके इनपुट वगैरह जो भी है रिव्यू करके फ्रेमवर्क जो भी रिसर्च एनालिस्ट ये वो कम इनटू फोर्स बताया गया कि यहाँ से जो है इस सर्कुलर जो है वैलिड माना जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पॉइंट 1 पे। और इसका पीडीएफ मैं आपको कमेंट सेक्शन पे भी दे दूंगा, उसका लिंक आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद अपने आँखों से भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में जो है लिखा हुआ है 2.1 में हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। इसको भी ऑलरेडी आप जानते होंगे कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ता है। इंडिविजुअल आरए अगर आप बनना चाहते हो या फिर आप नॉन इंडिविजुअल आरए बनना चाहते हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस की नीड होती है, वो सब कुछ आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हो। मैं उतना डिटेल में ये सब में नहीं जाना चाहता। ठीक है, और उसके बाद आपको एक एनआईएसएम सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम देके, तभी जाके आप इस वाले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हो वहाँ पे आप फिट बनोगे। उसके बाद 2 का जो पॉइंट नंबर 2 है, सब सेक्शन 2 है बोल सकते हो, यहाँ पे बोला है डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। अब डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, बहुत पहले ना यहाँ पे सिर्फ नेटवर्थ दिखा के आप यहाँ पे इसका सर्टिफिकेट ले सकते थे, बट सेबी ने इसको हटा दिया है और नया रूल इम्प्लीमेंट किया है। इसने बोला क्या है सेबी ने कि अगर आपका 0 से लेके 150 क्लाइंट के बीच है, ठीक है, 150 क्लाइंट के अंदर अंदर है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। और ये टाइम टू टाइम हो सकता है ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी हो सकता है 1 लाख है, बाद में 2 लाख 3 लाख कुछ भी रिवाइज हो सकता है। हम लोग इसके बारे में कोई श्योर नहीं है, राइट। ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी हो सकता है, ये चीज़ अच्छे से समझ लो। और अगर यहाँ पे अगर आप कोई क्राइटेरिया में फॉल करते हो तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे डिपॉजिट बनेगा, राइट। और ये डिपॉजिट क्यों बनेगा ये भी समझ लो। मान लो आपने कोई यहाँ पे कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया, आपके खिलाफ कंप्लेन आया, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अच्छे से आपने फॉलो नहीं किया है, तो जो पेनल्टी होगा, जो फाइन होगा वो यहाँ से कटेंगे। हो सकता है वो 1 लाख हो 2 लाख हो, पता नहीं, हम उसके बारे में कभी और वीडियो पे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो कि आपको अब जो है नेटवर्क दिखा के यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। आपको ये सारा जो है पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर आपके जो भी क्लाइंट के कैटेगरी हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होगे डिपॉजिट रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। और ये आप देख सकते हो किसका नाम पे होगा, ये देखिए, ये है रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, RAASB। ठीक है, तो ये अमाउंट जो होगा वो लेन होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो डिपॉजिट रिक्वायरमेंट होने वाला है शैल बी रिव्यूड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आ रहे हैं उनको इतना डेट के अंदर में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको इफ़ेक्टिव इमीडिएटली जो है इसी सर्कुलर के बाद तुरंत जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अभी आप समझ लो कि मैं इसका एक डिसएडवांटेज आपको मैं बोलने जा रहा हूँ कि चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप अभी ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप यहाँ पे आरए में प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है, आप एकदम न्यू बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो। बट सेटअप करने से पहले सेबी का कहना है कि अगर आप यहाँ पे आरए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास 1 लाख होना चाहिए। मतलब ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 1 लाख पैसा होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है तभी जाके ये फुलफिल होगा डिपॉजिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप समझ लो आपको पहले यहाँ पे 1 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट समझते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर आरए में,
तो आपको ये जो है चीज़ें आपको डबल डबल करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हो, मैं इसको रीड नहीं करने वाला, राइट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आरए के साथ वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी बनना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। बट मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो पे सिर्फ आरए वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन एज अ पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है सीए हो या फिर सीएस हो या फिर सीएमए हो, जो भी हो, उसमें आप अपना जो बिजनेस है वो तो देख ही रहे हो, लेकिन आपको साथ में जो है खुजली मची हुई है कि नहीं मुझे आरए बनना है। तो ये उनके लिए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पार्ट टाइम आरए का भी इन्होंने जो है ऑप्शन दिया है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो मेरे लिए तो आरए एकदम बेकार ही है। मैं तो उसको नेगेटिव डिसएडवांटेज ही बोलूँगा। क्यों बोलूँगा वो मैं आपको आने वाले इस वीडियो पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो उसको रीड कर लेना। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता पार्ट टाइम आरए वगैरह करने का, ठीक है। तो ये भी वही कैटेगरी में आता है, इसको आप रीड करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी सेम ही है, ऊपर वाला कैटेगरी में ही आता है। अब यहाँ पे बोला है कि डेजिग्नेशन एज प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे पार्टनरशिप फर्म अगर आपके पास है तो उसमें देखिए जो भी पार्टनर्स है वहाँ पे आपको एक जो है पार्टनर ऐसा रखना पड़ेगा जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए, जो भी आरए रेगुलेशन के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पे पूछा गया है, लाइक NISM 15 वगैरह जो है उसने कंप्लीट किया हो, तभी जाके वो एलिजिबल होता है प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए। उसको एज अ डेजिग्नेशन उसको दिया जाएगा, राइट। तो ये आप समझ लो कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो ये आप करना चाहते हो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, इसको भी आप अगर रीड करना चाहते हो आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एज कंप्लायंस ऑफिसर, राइट। कंप्लायंस ऑफिसर के लिए देखिए अगर आप फिर कोई कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है वहाँ पे आप देख लो। देखो सीधी सी बात है, अगर आप एज ए कंप्लायंस ऑफिसर किसी को बैठाना चाहते हो तो वो जो है NISM 15 का जो रिसर्च एनालिस्ट जो है सर्टिफिकेट यानी कि जो एग्जामिनेशन होता है उसको वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके वो एलिजिबल होता है कंप्लायंस ऑफिसर का सीट पे बैठने के लिए। क्योंकि आप जब इस बिजनेस पे आओगे तो फिर आपको कोई ना कोई तो एक चाहिए ना कि कंप्लायंस ऑफिसर को कौन है, जो कि आप जो भी क्वेरी है, हाँ ये दिक्कत है ये वो दिक्कत है, वो देखेगा इस चीज़ को, राइट। तो ये था आपका कंप्लायंस ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप AI टूल्स का यूज़ करते हो अपने आरए सर्विसेज के लिए तो आपको उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप जो है किस तरीके से इस AI को यूज़ कर रहे हो अपना रिसर्च के लिए वगैरह वगैरह। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे डिस्क्लोज का यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो भी रिसर्च सर्विसेज है जो आपका रिसर्च एनालिस्ट प्रोवाइड करता है या रिसर्च एंटिटी प्रोवाइड करता है। देखो रिसर्च एनालिस्ट हम लोग एज ए इंडिविजुअल बोलेंगे, रिसर्च एंटिटी यानी कि जो हम बोल सकते हैं बैंक वगैरह ये सब के लिए वो एंटिटी हो गया, लाइक वो कॉरपोरेशन टाइप का हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हैं। बट यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे आते हैं कि रिसर्च सर्विसेज जो आप लेने वाले हो, जो प्रोवाइड कर रहा है रिसर्च एनालिस्ट, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा एनालिसिस करके जो है सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए उस रिपोर्ट पे। देखिए रिसर्च रिपोर्ट पे होना चाहिए डेटा एनालिसिस किस तरीके से आप कर रहे हो और किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस दोगे, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और कुछ अलग से फीस वगैरह चार्ज नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ पे एग्जांपल वगैरह भी आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो आप रिसर्च प्रोवाइड कर रहे होगे ना अपने क्लाइंट्स को, तो आप देखिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पर फैमिली देखिए, अगर मान लो फॉर एग्जांपल उस फैमिली में 3-4 मेंबर हैं और उन 3-4 को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एक फैमिली में आ जाते हैं। तो उस फैमिली में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1,51,000 51,000 जो है यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका लग गया है क्या लिमिट। अब देखो सीए में
एडवोकेट में, डॉक्टर में, ये सब में कोई लिमिट नहीं रहता है। बट यहाँ पे देखो, अगर आप आरए बनते हो ना, तो यहाँ पे आपका लिमिट लग जाता है इनकम पे। पर फैमिली से आप जो है 1,51,000 से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप देख लेना। उसके बाद अभी नीचे अब आते हैं, यहाँ पे रीड करते हैं। यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस यही चीज़ है कि जो भी आप अपने क्लाइंट को सर्विस दोगे वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है डिस्क्लोज़ होना चाहिए, और वो एज अ प्रूफ आप रखोगे, ठीक है, ताकि बाद में जो है अगर कुछ इशू आता है तो आप जो है सबमिट कर सकते हो कि देखिए मैंने क्लाइंट को सारी चीज़ें बताई थी कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। और साथ में यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि आपने अगर क्लाइंट से एडवांस जो है चार्ज किया है, तो वो भी अगर क्लाइंट जो है डिसएग्री करता है कि नहीं मुझे आपका सर्विस जो है आगे नहीं चाहिए, तो आपको वो रिफ़ंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसएडवांटेज ये निकाल के आता है कि यहाँ पे आपका लिमिट लग चुका है इनकम पे, आप इससे ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, बट ये एक कंप्लायंस है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड जो चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर रिकमेंडेशन फॉर मॉडल पोर्टफोलियो बाय आर है। जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे सभी चीज़ों को वो क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये सब कुछ वहाँ पे पूरा जो है डिस्क्लोज़र बोल के यहाँ पे क्लाइंट को दिखाना पड़ता है कि देखिए इस तरीके से आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, राइट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कंप्लाइंस आपको करना पड़ेगा विथ ऑडिट रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जो है सेक्शन 25(3) ऑफ ए आर ए रेगुलेशन जो है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑडिट होना पड़ेगा, जो कि कंप्लाइंस है, ये आपको करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन टू द क्लाइंट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लाइंट को मेंशन करके देना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा है वहाँ पे ऐसा है वगैरह वगैरह सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे जो है क्लाइंट का जो है देखिए आधार बेस्ड सिग्नेचर होना पड़ेगा। अगर कंसेंट होता है तो सब कुछ आधार बेस्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा डिजी लॉकर के थ्रू में वगैरह वगैरह सब कुछ जो है। आप समझ सकते हो कितने आपको केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप ऑलरेडी समझदार हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे केवाईसी के बारे में बात किया गया है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात किया गया। तो आप अगर देखिए क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो फिज़िकल रिकॉर्ड रिटर्न में होना चाहिए, साइन होना चाहिए क्लाइंट के थ्रू में, आपका टेलीफोन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, आपका जो है ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद अगर एसएमएस के थ्रू में कुछ हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, और कोई भी अदर लाइक व्हाट्सअप टेलीग्राम पे अगर कोई चीज़ है क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ, और पेनल्टी भी 500,000 रुपया नहीं, लाख्स के ऊपर में ही यहाँ पे पेनल्टी बात किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है केवाईसी के बारे में। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि मेरे को ये चीज़ बताओ कि आप ये सारी चीज़ करोगे या फिर आप स्टॉक रिसर्च करोगे, थोड़ा सा ये मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन पे, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई अच्छा ये सब जो कंप्लायंसेस है इसको भी साथ साथ में करोगे, साथ में स्टॉक रिसर्च भी करोगे। अब मेरा और एक सवाल है आपसे कि ये सब कंप्लायंस तो करोगे ही करोगे, तो क्या आपके स्टॉक रिसर्च में ये जो परफॉर्मेंस आपका जो बोल सकते हैं ना एक्यूरेसी, वो कितना हद तक अच्छा है कितना ख़राब है वो थोड़ा मुझे बताइए। क्योंकि जब तक आपका जो क्लाइंट सर्विस अच्छा नहीं होगा वो क्लाइंट आपको क्यों ज्वाइन करेगा। आप तो यही कंप्लाइंस के अंदर में जो है घूमते फिरते रहोगे, तो फिर आप अपना स्टॉक में रिसर्च कब करोगे, कब क्लाइंट्स को एक अच्छा टिप्स दोगे, अच्छा जो है कॉल दोगे, तभी तो क्लाइंट पैसा बनाएगा। आप तो यही सब में घूमते फिरते रह जाओगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कंप्लायंस ऑडिट रिक्वायरमेंट। तो जो मैंने जैसे कहा कि आपको एक ऑडिट करना पड़ेगा सीए के थ्रू में या फिर जो है यहाँ पे सीएस के थ्रू में, तो वो सब ऑडिट करना पड़ेगा। और आप जानते हो ऑडिटिंग में कितना चार्जेस लगता है, शायद 3,000 4,000 जैसा डॉक्यूमेंट रहता है उसी हिसाब से, जैसे डेटा रहता है उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद जो है सेबी का ये भी कहना है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, राइट। वेबसाइट खुद का होना चाहिए या फिर जो भी आप बिजनेस का नेम कर रहे हो उसका नाम पे वेबसाइट होना चाहिए, और उस वेबसाइट में सब कुछ मेंशन होगा, आपका डिटेल्स लाइक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वगैरह वगैरह जो भी है
सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे स्कोर्स में हो गया, और भी बहुत कुछ चीज़ें, वो सबका डेटा आपके वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंट रहे। जो भी क्लाइंट आएगा देखेगा कि नहीं, बोलेगा कि हाँ चलो इसमें चेक करते हैं कितने लोगों ने कंप्लेंट डाला है, कितना लोगों ने जो है कंप्लेंट नहीं डाला है। सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट वे में काम होगा, तभी जाके ये काम करेगा। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो फिर पेनल्टी देने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, ये 500,000 वाला पेनल्टी नहीं है, सीधा लैक्स के ऊपर में बात होता है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है आप इसको देख लेना। मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, डिस्क्लोज़र क्या है, ठीक है, और कब आपने लॉन्च किया था अपना जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो, और उस पर आप अपडेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको रीड करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है और एक चीज़ है, मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, सेबी कभी भी आपके जो रजिस्ट्रेशन प्लेस है, कभी भी जो है यहाँ पे किसी को भी भेज सकता है, कभी भी भेज सकता है चेकिंग करने के लिए कि आप सही से कंप्लायंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और जैसे मैंने कहा, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और उस वेबसाइट में आप तो खुद बना नहीं सकते, ऑब्वियसली आप किसी वेब डेवलपर को हायर करोगे, और उस वेब डेवलपर को हायर करने के बाद कितना पैसा आप उसको दोगे, अब उसने भी समझ जाओ। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सारे कंप्लायंस को फॉलो करने कि में आपको कितना कॉस्ट लग जाएगा वो आप पहले डिसाइड कर लो। और वो कॉस्ट इन्वेस्ट करने से पहले आप ये भी समझ लो कि आप जो है क्लाइंट से कितना पैसा चार्ज करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन गए तो क्लाइंट आपको अपने पॉकेट से 7-8 हज़ार हर महीने को देने लग जाए। नहीं, क्लाइंट को तो चाहिए एक अच्छा सर्विस, अच्छा रिसर्च चाहिए क्लाइंट को, तभी जाके वो अपना पॉकेट से आपको पैसा देगा। तो आप समझ जाओ कि जो भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, उसके हिसाब से जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लग रहा है, जो आप खर्च कर रहे हो एज एक्सपेंस, जैसे कि वेब बनाने के लिए वेब डेवलपर को पैसा दोगे, उसके बाद जो कंप्लायंसेस है सीए को जो पैसा दोगे, और जीएसटी अलग से बनाओगे, टैक्स को अलग से बनाओगे, जीएसटी और टैक्स का कंप्लायंसेस अलग से हो जाएगा। तो उसमें जो आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर वो पैसा दोगे तो आपका एंड में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चीज़ समझना है। और जैसे मैंने कहा कि आप अगर खुद इंडिविजुअल आ रहे हो, तो आप अगर ये सारे जितने भी कंप्लायंस है अगर खुद फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप जो है क्लाइंट का केवाईसी करोगे, या फिर रिसर्च स्टॉक्स पे जो है फोकस करोगे, या फिर क्या करोगे, आप खुद ही थोड़ा सा समझ जाओ मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, जो भी जैसे तैसे मैं इसको हैंडल कर लूँगा और अपने अंडर पे एक स्टाफ हायर करूँगा, तो देखो यार, उसको भी कम से कम NISM 15 आना चाहिए, ठीक है, उसके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी जाके वो क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएगा। क्योंकि क्लाइंट्स ने अगर एक बार कंप्लेन किया और ये इसके बारे में एक बार जो है चेक किया गया कि आपका स्टाफ जो है NISM 15 एलिजिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसका अलग से फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। क्योंकि उसके हिसाब से देखिए, जो है आप आ रहे हो, ना कि आपका स्टाफ आ रहे हैं, ना वो रिसर्च एनालिस्ट का उसका एग्ज़ाम उसने पास किया है, तो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, तो पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा भाई, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो आप समझ जाओ इतने सारे अगर आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा है, और आगे का फ्यूचर का नहीं पता, वो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, किस क्रेडिबिलिटी से आएंगे, क्या आपका मार्केट में रेपुटेशन है, या मार्केट में रेपुटेशन बना भी पाओगे या नहीं बना पाओगे, वो भी आप समझ लो, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि अगर ये कंप्लाइंस में से कुछ भी थोड़ा सा भी कहीं मिस हुआ, तो आप पेनल्टी के लिए रेडी हो जाओ। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, जब भी जो है बीएसई की तरफ से इंस्पेक्शन आता है, और अगर आप नहीं हो, तो फिर वो अपने रिपोर्ट में कुछ भी आंड साइंड लिख के जाएगा, और फिर आपको बाद में फिर पेनल्टी देना पड़ेगा। जो कि पेनल्टी का जो लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, कहाँ पे पेनल्टी देखने को मिलता है, वगैरह वगैरह, कितना पेनल्टी उन लोग को दिया गया, क्या गलती उन्होंने किया है।
सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप फिर भी बनना चाहते हो रिसर्च एनालिस्ट, दैट इज़ योर चॉइस। मैंने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ये गाइडलाइंस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टी आपको देना ही पड़ेगा, राइट। तो ये था वीडियो आज का। उम्मीद करता हूँ आपको, आपके दिमाग में ये चीज़ अच्छे से समझ में फिट हो गया होगा, समझ गए होगे कि क्या गाइडलाइंस है, रिसर्च एनालिस्ट का कितना बड़ा चीज़ है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये सब जो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपना पैर का जो फांसी है आप गले में खुद ही इसको बांधने वाले हो, ये सब कुछ अगर आप कर रहे हो तो। नहीं तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, इनफैक्ट बहुत हायर एजुकेशन है, फिर भी वो क्यों बनना नहीं चाहते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, आप देख लो, इतने सारे प्रॉब्लम है, राइट। एक गलती हो गया, आपको पूरा यहाँ पे पेनल्टी देना पड़ेगा, राइट। और कोई भी क्लाइंट आपको पॉकेट से 6-7 हज़ार पैसा नहीं देने वाला है कि भाई लो पैसा, हमको बताओ अच्छे अच्छे स्टॉक्स। ये कभी भी नहीं होने वाला है। पहले आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि आप उस स्टेज में खड़े हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।